के लिए जुड़ रहे हैं मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर रामदेव अग्रवाल जी। रामदेव जी, स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पे। थैंक यू वेरी मच। रामदेव जी, 2021 एक बम्पर ईयर था। हाँ 2022 क्या एक बेहतर ईयर रहेगा या चैलेंजिंग ईयर रहेगा? देखिए, ऐसा तो हम तो ऑप्टिमिस्टिक ही रहते हैं हमेशा। अच्छा ही रहेगा, साल तो अच्छा ही रहेगा, लेकिन जो बम्पर जो बात हुई 21 में, उसके चांस कम है, क्योंकि पूरी दुनिया जो है इन्फ्लेशन और जो करंट जो प्रॉब्लम्स हैं, सप्लाई साइड चैलेंज या इन्फ्लेशन के प्रॉब्लम्स हैं, उससे जूझ रही है। तो पूरा स्टिमुलस विड्रॉ होगा, फिर उसके बाद वो रेट राइज आएगा, फिर लिक्विडिटी कम करेंगे, तो पता नहीं क्या क्या करेंगे। जनरली फाइटिंग द इन्फ्लेशन वो इक्विटीज के लिए बहुत अच्छा नहीं होता है। मतलब रेट राइज करेंगे तो थोड़ा सा पी मल्टीपल्स गिरने के चांस है। तो ग्रोथ कंपनीज के जो वैल्यूएशन जो अनाप शनाप है अभी, क्योंकि आप 2026, 2027, 2030 के आप अर्निंग्स को आप डिस्काउंट कर रहे हो, तो वो उसमें काफी अंतर पड़ेगा। उसी कारण से जो ग्रोथ कंपनीज हैं, तो सब विच आर लीडिंग द पैक, उसमें काफी करेक्शंस आ सकते हैं। रामदेव जी, अगर मैक्रो और इन्फ्लेशन को लेकर के कंसर्न्स हैं तो इस समय यूएस हाँ बॉन्ड यील्ड जो एक प्रकार का फ्यूचर इंडिकेटर है, वहाँ पर पैनिक क्यों नहीं है? अगर इन्फ्लेशन इतनी मजबूत है और इतनी सख्त है तो बॉन्ड हाँ यील्ड्स को इस समय 2 या 2.25% के आसपास होना चाहिए, मगर बॉन्ड यील्ड 1.16 या 1.7% पर है। हाँ। अभी क्या पूरा माहौल जो है ना, आई आई डोंट अंडरस्टैंड मैक्रो वेरी वेल, बट आई बिलीव जितना ज्यादा स्टिमुलस होता है, जितना ज्यादा आप बॉन्ड बाइंग करते हो, यदि कोई चीज खरीद रहे हैं आप, तो उसका तो यील्ड नीचे ही जाएगा ना। लेकिन जब आप खरीदना बंद करेंगे या एक्चुअली आप बेचना चालू करेंगे, तो बॉन्ड यील्ड कैन स्पाइक बिग टाइम। तो मुझे लगता है कि जैसे जैसे ये मार्च पास में आएगा और ये लिक्विडिटी कम करेंगे, तो बॉन्ड यील्ड में काफी काफी बदलाव आ सकता है। लेकिन हम बहुत छोटे लोग हैं इस सब बारे में बात करने के लिए। रामदेव जी, अगर हम एक हमारे स्वदेश के व्यूअर के लिए इन्फ्लेशन की बात करें तो अगर साधारण भाषा में बात करें तो इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई। महंगाई के हाँ दो कारण होते हैं, जब डिमांड आती है, सप्लाई कंस्ट्रेन होती है। तो हाँ आपको जी। क्या लग रहा है, जो महंगाई अभी आ रही है वो डिमांड की वजह से आ रही है? और डिमांड की वजह से आ रही है तो वो तो अच्छी खबर होनी चाहिए। नहीं, दोनों तरफ है। मतलब पहले तो सप्लाई कंस्ट्रेंट हो गया, सब लॉजिस्टिक ब्रेकडाउन हो गया, या जो भी कोविड के चलते जो कैपेसिटी सब इधर उधर हुए, कई जगह प्रोडक्शन नहीं हो पाया। फिर दूसरा क्या, वो सबसे बड़ा चैलेंज हो गया लॉजिस्टिक का। कंटेनर्स जो है, ग्लोबलाइज वर्ल्ड में सामान यहाँ से वहाँ जाने लगा, लेकिन कंटेनर्स के बड़े क्राइसिस हो गए। और ये चाइना ने भी जो जो कई कंट्री से जो उनके रिलेशन थोड़े स्ट्रेन है, जैसा ऑस्ट्रेलिया है, तो स्टील का प्रोडक्शन कम कर दिए। आप रॉ मटेरियल इम्पोर्ट नहीं कर रहे हो, तो आपने प्रोडक्शन 20-25% से कम कर दिया, तो उससे स्टील के दाम बढ़ गए। आपके जितने कार्टेल्स हैं, जैसे आपका जो ओपेक है, वो ऑयल का दाम बढ़ा दिए। तो ऐसा अच्छा लिक्विडिटी बहुत ज्यादा, तो एक तरफ तो आपका सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट हो गया लॉजिस्टिक के चलते, दूसरा डिमांड बिकॉज ऑफ चीप लिक्विडिटी एंड लॉट ऑफ स्टिमुलस, फिस्कल स्टिमुलस टू द पीपल, पर्टिकुलरली अमेरिका। उसी कारण से डिमांड भी बहुत अच्छा रहा, तो डिमांड सप्लाई गैप बढ़ गया। उसके चलते जो है इन्फ्लेशन काफी बढ़ गया है। और ये फर्स्ट टाइम है हिस्ट्री में कि आपको मतलब बॉन्ड रेट है 2% और इन्फ्लेशन है 6%। तो 4%, 5% निगेटिव इंटरेस्ट रेट में ट्रेडिंग हो रहा है। ये अनप्रेसिडेंटेड है। तो इंडिया में इन्फ्लेशन तो अलग है रामदेव जी। क्या हाँ एक इंडियन इन्वेस्टर को अमेरिकी इन्फ्लेशन देखनी चाहिए, हिंदुस्तान की इन्फ्लेशन देखनी चाहिए? बिकॉज यहाँ पे सबका मानना है कि हिंदुस्तान में जो इन्फ्लेशन है उसका प्रमुख कारण था आलू के दाम बढ़ गए हैं, टमाटर के दाम बढ़ गए हैं, सब्जियों के दाम बढ़ गए हैं। हम्म। वही एक सिल्वर लाइनिंग है निकुंज कि इंडियन इन्फ्लेशन इज इन इट्स ओन ट्रेजेक्टरी, 4-5% का। तो ये इसमें कोई सरप्राइज नहीं। ये जो हिस्टोरिकल ट्रेंड्स है उसके हिसाब से है, और बहुत मैनेजेबल लेवल पे है। सो इंडिया स्टोरी इज नॉट बैड। इंडिया का जो इन्फ्लेशन है, और यहाँ पर भी स्टिमुलस भी उतना नहीं किए हमने। मतलब इंडियन गवर्नमेंट ने आपका जो फिजिकल स्टिमुलस था, बहुत बहुत लिमिटेड था, बहुत ही ज्यादा लिमिटेड था। इवन द आपका जो मॉनेटरी स्टिमुलस भी किया उन्होंने, उन्हें लिक्विडिटी बहुत दिया, लेकिन रेट्स बहुत कम नहीं किए। वहां तो रेट ही जीरो कर दिया उन्होंने। तो मतलब वी हैव मैनेज्ड आवरसेल्फ इन अ वेरी कंजर्वेटिव फैशन यहाँ पर इंडिया में। सो इंडिया की कहानी बहुत अलग है। वो हिसाब से मैं बोलूँ कि इंडिया का फिजिकल मॉनेटरी सिचुएशन इज वन ऑफ द बेस्ट राइट नाउ, एंड इन्फ्लेशन वो जो ट्रायंगल है वो बहुत सही है यहाँ पर। तो निवेशकों को क्या करना चाहिए? निवेशकों को कैश रेस करना चाहिए या रिटर्न एक्सपेक्टेशंस कम करनी चाहिए, या ऐसे सेक्टर्स में निवेश करना चाहिए जिसमें अगर इन्फ्लेशन आती है तो बेनिफिट होगा?
देखिए निवेशक को मतलब यदि आइडियाज मिले तो इन्वेस्ट करते आना चाहिए, क्योंकि देखिए ये सब तेजी मंदी की बात तो कर सकते हैं जरूर, लेकिन अपने मालूम है आउटकम बहुत अलग होता है। अब तो इन्वेस्टिंग का टाइम बहुत अच्छा है, क्योंकि कोविड से बाहर आ रहा है इकोनॉमी, और बहुत सारे फैक्टर्स जो है पॉजिटिव है इंडिया के लिए इस समय। एक तो आपका आप देखिए चारों चीज देखें आप तो, आपका गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छे चल रहा है, आपका एक्सपोर्ट ग्रोथ बहुत बढ़िया है, आपका टैक्स कलेक्शन बहुत अच्छा है। थोड़ा सा कंजम्पशन जो है थोड़ा वीक है, क्योंकि कंज्यूमर डिमांड कुछ कुछ हद तक लोअर एंड में अभी भी थोड़ा वीक है, बट वो जैसे कोविड खत्म होगा 4-6 महीने में, आई थिंक वो भी वापस आएगा। तो मेरे ख्याल से अच्छा, इंडिया का जो चाइना प्लस स्ट्रेटेजी है ग्लोबली, उसी कारण से इंडियन बिजनेसेस को बहुत ज्यादा एडवांटेज है। अच्छा, आपके दो सेक्टर बड़े हैं, आपके टेक और बैंकिंग, वो दोनों का हालत बहुत बढ़िया है। तो ऐसा सब मिला के आप देखें तो मुझे ऐसा लगता है कि ये समय ऐसा है कि इसमें आप यदि कॉशियसली आप यदि इन्वेस्ट करते रहें तो मतलब ये समय है इन्वेस्ट करने का, यहाँ से भागने का नहीं। तो आईटी में जो ग्रोथ है, हाउ मच ऑफ द गुड न्यूज़ इज़ इन द प्राइस? सबको पता है आईटी कंपनीज अच्छी कमाई कर रही हैं, सबको पता है आईटी कंपनीज की ऑर्डर बुक अच्छी हैं। एक्सेंचर के नंबर के बाद ये बात भी सबको पता लग गई जी, आईटी कंपनीज के अंदर अभी मार्जिन प्रेशर नहीं है। मगर जो चीज़ सबको पता होती है शेयर बाजार में, वो सबको पता होती है, आर आई टी स्टॉक्स प्राइस टू परफेक्शन? नहीं, प्राइस टू परफेक्ट तो नहीं है, इट इज प्राइस्ड इन। आपने सही बोला कि ये सब बातें आ चुकी हैं तो क्लियरली प्राइस में है, लेकिन ये कितना लंबा जर्नी है। देखिए क्या हो रहा था, आपका जो डिजिटल पोर्शन था, कम पोर्शन जो जैसे आपका इन्फोसिस है, टीसीएस है, तो इसमें आपका जो ट्रेडिशनल बिजनेसेस थे वो उसमें डिक्लाइन हो रहा था 5% 10% का, बट दैट वाज 80%। तो 80% में 10% आपको डिक्लाइन होता था, और 20% में 30% 40% ग्रोथ होता था। तो नेट नेट 3-4% 5% ग्रोथ होता था। बट अब क्या हो गया है, डिजिटल पोर्शन जो है 50% हो गया, और रेस्ट ऑल हैज बिकम 50%। तो उसी कारण से यहाँ पर यदि आपको 50% ग्रोथ होता है और वहां पर 10% डिक्लाइन भी हो जाए, तो भी 15-17% डॉलर ग्रोथ होना जो है ना अब पॉसिबल हो गया है, और ये क्वेश्चन बढ़ते आएगा। तो उसी कारण से मुझे लगता है कि अब ये जो है, ये जो ग्रोथ की जर्नी है, वो 1 साल की नहीं है। ये मुझे लगता है कि मतलब जिनसे बात करता हूँ मैं, उनसे देख के ऐसा लगता है कि वो बोलते हैं कि भाई ये Y2K से भी 10 गुना बड़ा अपॉर्चुनिटी, तो 3-4 साल तो चलना ही चाहिए इसका ग्रोथ। और उसके ऊपर से फिर प्राइसिंग कोई प्राइस नहीं कर रहा है कि इसमें प्राइस बढ़ भी सकता है। तो मुझे लगता है कि जो इंडियन आईटी ने जो 20 साल में 25 साल में जो 20 साल में जो जर्नी की है, या 25 साल में जो जर्नी की है, वो अनप्रेसिडेंटेड जर्नी है। अब हम लोग 150-170 बिलियन डॉलर के एक्सपोर्ट तक पहुंच गए हैं। 95 में 1 बिलियन डॉलर था, आज 170 बिलियन डॉलर है। प्रॉफिट जो था जीरो था 95 में, आज के दिन में 25% जो टोटल प्रॉफिट है कॉर्पोरेट्स का, वो इनके तरफ है। आपका नंबर 1 कंपनी इज अबाउट टू अर्न 50,000 करोड़ प्रॉफिट इन अ ईयर। तो ये जो जर्नी है ये और बड़ी बनेगी, और मुझे ऐसा लगता है कि अगला 5 साल गोल्डन पीरियड होगा इसका। रामदेव जी, हम देख रहे हैं कि कंज्यूमर टेक करके एक नया वर्ड आया है, और मैं निवेशकों के लिए यहाँ पर अगर ब्रेक डाउन करूँ तो मैं बात कर रहा हूँ जो कंपनीज टेक्नोलॉजी को यूज़ करती हैं और कंज्यूमर फेसिंग है। हम आईटी कंपनीज की जो बात कर रहे हैं वो B2B कंपनीज हैं जो कि बिजनेस टू बिजनेस में हैं। तो कंज्यूमर टेक को लेकर के आपको क्या लगता है, ऐसी कोई खास कंपनी पे आपकी नज़र हो, कोई खास आप के एनालिसिस आपने करे हों जी भाई यह सेक्टर है जिसके अंदर कंज्यूमर टेक जो कि कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड कंज्यूमर है, ये दोनों साथ आ जाएं तो काफ़ी धमाल हो सकता है? हम्म सी ये सब कहानी चालू हुई था अमेजोन से 95 में, और आज देखिए अमेजोन कितनी बड़ी कंपनी बन गई है। ये जो पूरा डिजिटल का जो एटमॉस्फेयर है, जो एक ओवरले ऑफ इंटरनेट हुआ है फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज ए चैनल फॉर डूइंग बिजनेसेस, ई कॉमर्स जो आया है, अब उसमें आप रिटेल में कर सकते हैं, आप B2B भी कर सकते हैं, आप एजुकेशन भी कर सकते हैं, मेडिकल में सब में कर सकते हैं आप। तो ये जो आपका जो कंज्यूमर था पर्टिकुलर इंडिया में, आपका जैसे मतलब आईटीसी है, ब्रिटानिया है, लीवर है, इनके लाखों डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट होते थे पूरे इंडिया में। अब वो उसके बाद भी वो 100% लोगों के पास नहीं पहुंच पाता। अब देखिए, अब लेकिन जो नई कंपनी है उसको तो बेचारे को अगले 20 साल में भी नहीं पहुंच सके वो, जो इनका डिस्ट्रीब्यूशन था। लेकिन इंटरनेट होने से आप कोई गांव में बैठे हो
और आप कहीं से बोले कि भाई हमको ये सामान चाहिए, जूता चाहिए, ये साबुन चाहिए, तो आपको वो उस कंज्यूमर तक पहुंच जाएगा। ठीक है, आज नहीं पहुंच रहा होगा, लेकिन अगले 2-3 साल में पूरा का पूरा सब पिन कोड में आपको डिलीवरी मिलेगा। तो मतलब ये है कि मेरे पास यदि पैसा है, मैं पंजाब के गाँव में बैठा हूँ, छत्तीसगढ़ के गाँव में बैठा हूँ, आई कैन बी एज बिग अ कंज्यूमर ऑफ मुंबई। तो ये जो बदलाव है, इसके कारण से जो कंपनीज है उसके अपॉर्चुनिटी साइज बढ़ गए हैं। इनफैक्ट छोटी कंपनी का अपॉर्चुनिटी ज्यादा बढ़ गई है, बड़ी कंपनी की बढ़ी है। तो उसके चलते जो बिजनेसेस खड़े होंगे, पर्टिकुलरली कंज्यूमर बिजनेस, जिनको अच्छे प्रोडक्ट्स हैं और डिजिटाइज कर दिया उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन, तो आप देख लीजिए, बता रहे हैं 3-4 साल में 400, 500, 1000 करोड़ के बिजनेस खड़े हो रहे हैं। तो ये तो तूफान है, ये काफी बढ़ेगा आगे। 2001 या 2 में जब आपने भारती में निवेश करा था, बड़े निवेशक थे, भारती उस समय लॉस मेकिंग थी। अभी आपने जोमेटो में निवेश करा है जो कि लॉस मेकिंग है। तो क्या आपने वही भारती वाली अपनी सीख जोमेटो के निवेश के समय में लगाई, जी आज का प्रॉफिट मत देखो, कल और परसों की बात करो? बात एग्जैक्टली सेम नहीं है। भारती भारती एक थोड़ा सा लकी स्ट्राइक था, क्योंकि नेटवर्क बिजनेस था, नया नेटवर्क बिजनेस था। दूसरा ये है कि एक्चुअली लोगों में समझ नहीं थी और प्राइवेट इक्विटी वाले भी बहुत सस्ते में बेच गए। तो वो जो जो 2003 में जो 5,000 करोड़ में आपको पूरा भारती मिलता था, उस टाइप का माहौल नहीं है। अभी जो अपॉर्चुनिटी जो साइज है बड़े हैं, जैसे आपके जोमेटो है, नायका है, सब जितने कंपनीज हैं, लेकिन उनकी कीमत 5,000 करोड़ नहीं है, उनकी कीमत है लाख करोड़ रुपया। तो वो एक फर्क है कि भाई आज मतलब 2003 का और अभी। लेकिन आपको कहना सही है कि लॉस मेकिंग कंपनीज जो अभी हैं, ये कंपनी लॉस मेकिंग क्यों है वो समझना बहुत जरूरी है। इनके जो है, इनके पास कोई कैपेक्स नहीं है, एसेट लाइट है पूरा पूरा। तो आप यदि शॉप लगाते हैं या फैक्ट्री लगाते हैं, उसका जो कैपिटल कॉस्ट होता है वो आप बैलेंस शीट में ले आते हैं कन्वेंशनल बिजनेस में। लेकिन आप जैसे कोई रिटेल स्टोर खोले, उसमें 100 करोड़ का आपका स्टोर लगता है, वो स्टोर का आप बैलेंस शीट में ले आएंगे। लेकिन यदि ये जोमेटो या जितने भी नई कंपनीज है, ये यदि 1 लाख कस्टमर लेके आएंगे, 2 लाख कस्टमर लेके आएंगे, उसका कीमत जीरो होता है, वो सबका सब प्रॉफिट लॉस में चाहता है, उसी कारण से लॉस होता है। तो ये जो हमको ये समझना पड़ेगा कि कंपनी के प्रॉफिट प्रॉफिट बनाने की पोटेंशियल कितनी है, वो समझ के हमको उसको वैल्यूएशन करना पड़ेगा। तो रामदेव जी, इस दशक की जो मोट कंपनीज हम बोलते हैं, जिनके आसपास एंट्री बैरियर्स होते हैं, बिकॉज एंट्री बैरियर इज इंपॉर्टेंट, अगर एंट्री बैरियर होगा तभी कंपनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रॉफिट्स बना पाएगी। तो कुछ साल पहले जो मोट्स होता था वो ब्रांड और डिस्ट्रीब्यूशन होता था, वो शायद ई कॉमर्स में नहीं रहेगा। तो आने वाले दशक का, आने वाले 3, 4, 5, 10 साल के लिए व्हाट इज द इकोनॉमिक मोट फॉर अ गुड कंपनी? नहीं, सेम ही रहेगा। आपका जो जो पुराने कंपनीज हैं जिनका मोट बहुत ऊंचा है, वो और भी ऊंचा हो जाएगा, क्योंकि उनका जो स्केल जो अभी मतलब 80% लोगों तक पहुंचते थे, वो 100% तक पहुंचेगा। तो क्लियरली अच्छा, वो जो है, जो सेगमेंट करते थे वो भी कर लेंगे बहुत जल्दी। भाई वो भी तो नया काम चालू कर सकते हैं ना। आज यदि बिस्कुट बना रहे हो, कल से आप यदि मिल्क का कोई प्रोडक्ट का काम चालू करो या कोई और दूसरा काम चालू करो, सो यू कैन राइट वेरी क्विकली। तो ये जो सो मोड्स विल रिमेन सेम, द कंसेप्ट ऑफ मोड विल बी देयर। कौन कौन से बिजनेस में किस तरह के मोड्स आ रहे हैं, जैसे अभी डिलीवरी में, अभी देखिए आपको जोमेटो और स्विगी ने, 2 आदमी ने मिलके पूरा डिलीवरी स्पेस को अभी तक तो ऑलमोस्ट लाइक दे हैव मेड इट ड्यूओपली राइट एट द बिगिनिंग ऑफ द डिलीवरी कल्चर। अभी तो 10-15 साल में बहुत बढ़ेगा डिलीवरी, लेकिन आप अभी से ड्यूओपली कर लियो, तो दैट हैज बिकम सोर्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, दैट हैज बिकम अ मोड कि भाई आप एंटर कैसे करेंगे, इनका स्केल इतना बड़ा है। सो आपका ब्रांड हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया और स्केल हो गया। अब स्केल विल बी अ बिग मोड, जिसके पास स्केल है वो जीतेगा। सो scale will give a cost advantage, and scale will give even brand advantage. So scale will be a very powerful thing in the new era. आपने बिगनिंग ऑफ द शो में एक बात करी और मैं उसको रिविजिट करूंगा कि भाई पी कंप्रेशन हो सकता है। मैं व्यूअर्स को ये बताना चाह रहा हूँ, पी कंप्रेशन का मतलब ये होता है कि कंपनीज ग्रो करेंगी मगर जो पी मल्टीपल्स हैं वह कम हो जाते हैं। मिसाल के तौर पे डीमार्ट का पी मल्टीपल अगर 100 है तो कम हो जाएगा, और या फिर 2 साल तक शेयर का प्राइस नहीं बढ़ेगा। तो एक प्रकार का पी कंप्रेशन वह भी होता है। तो रामदेव जी, क्या होगा अगर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं, पी कंप्रेशन होगा? तो क्या एशियन पेंट्स, HUL, डीमार्ट, क्या ये कंपनियां कुछ 2-3 साल तक नो रिटर्न जोन में आ चुकी हैं? बोलने का बहुत मुश्किल है निकुंज, क्योंकि क्या है कि कहाँ पर ग्रोथ है टू जस्टिफाई देयर करंट वैल्यूएशन।
वो समझना पड़ेगा कि कंपनी इन जनरल ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा एक्सपांड, जो पुराने जो सक्सेसफुल कंपनीज है, यदि बहुत ज्यादा उसका मल्टीपल हो गया है, जनरली हमने देखा है कि हिस्टोरिकली दे करेक्ट इन टर्म्स ऑफ पी मल्टीपल बिकॉज दे आर नॉट एबल टू गिव द ग्रोथ, और जो नई कंपनी है जो ग्रोथ लेके आ रही है वही पैसे वो आज आके शिफ्ट कर जाती है। वो ये हमेशा की कहानी है, वैल्यू कीप्स माइग्रेटिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस। एक बार आपको बहुत महंगा हो गया, आपको अर्निंग्स पिक आउट हो गया और पी मल्टीपल पिक आउट हो गया, तो आगे क्या करोगे? लेकिन जो दूसरा नया कंपनी बन रहा है उसका अर्निंग्स का ग्रोथ भी बहुत ज्यादा है और पी मल्टीपल इज आल्सो रीजनेबल, सो ऑब्वियसली मार्केट में लिमिटेड वैल्यू है, वो शिफ्ट होगा फ्रॉम द स्टैग्नेटिंग कंपनी टू द ग्रोइंग कंपनी। मैं 2021 की बात करूं तो एक साइड तो हमने देखा जी नायका की लिस्टिंग हुई, जोमेटो की लिस्टिंग हुई, एक साइड हमने देखा जी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जैसा शेयर 70% ऊपर गया है, टेक्सटाइल स्टॉक्स में कम बैक हुई है, मेटल स्टॉक्स में कम बैक हुई है। तो रियल मार्केट क्या है? सस्ता सुंदर टिकाऊ वाला मार्केट जो आप और संजय जी अक्सर बात करते हैं, इंडिया इज अबाउट सस्ता सुंदर टिकाऊ, या फिर हाई ग्रोथ मार्केट जो कि नीश मार्केट है, जो हाई ग्रोथ मार्केट है, भविष्य की कंपनीज है? मेरे ख्याल से सब स्टाइल के लिए आइडियाज हैं, जिसको जो कंफर्ट लगे। हमें देयर आर पीपल हु आर बाइंग डीप वैल्यू, मतलब जैसे आप बोल रहे हैं कि 10, 12, 15 के पी में खरीदे हैं, कोई सिक्लिकल्स हो, टर्न अराउंड स्टॉक्स आर देयर, सो वो तो टर्न अराउंड जब होगा तो क्लियरली वहाँ पैसे बनेंगे, चाहे आज हो चाहे 10 साल के बाद, कभी भी टर्न अराउंड में पैसे बनना ही हो, बहुत जोर से पैसे बने। सो वो एक सेगमेंट है। दूसरा है कि आपका स्टडी स्टेट 5% 10% ग्रोथ हो रहा है, वहां पर फ्री कैश फ्लो बहुत अच्छा है, तो उसका कैसे उसमें बहुत पेशेंस चाहिए, क्योंकि मार्केट बहुत पिटाई करता है उसमें, मतलब आप 20 का पी 10 का रहता है, 10 का पी 8 हो जाता है, तो आपको बैठे रहना पड़ता है, तो वो वैल्यू ट्रैप टाइप का काम है। तीसरा जो है जहां पर रियल मैजिक होता है और जहां मार्केट का द फ्रंटियर ऑफ द, मतलब जहां पर रियली पैसे बनते हैं, बहुत फास्ट पैसे बनते हैं, जहां पर हर आदमी पैसे बनाना चाहता है, वो है ग्रोथ फ्रंटियर। अब ग्रोथ फ्रंटियर में हुआ क्या है कि अभी अगले 4 साल 5 साल 6 साल का ग्रोथ भी आज ही वैल्यूएशन करता है, तो बहुत ज्यादा ग्रोथ कंपनीज टिपिकली आर वेरी एक्सपेंसिव राइट नाउ, तो वहां भी करेक्शन हो सकता है। ऐसा क्या है कि आप 10% ग्रोथ कंपनी का आप 10 का पी है और 30% ग्रोथ कंपनी का 100 पी है, तो क्लियरली इट इज ये जो है बाजार में वो करेक्शन होगा, पक्का होगा करेक्शन। ईवी को लेकर के क्या काफ़ी ज़्यादा ओवर एक्साइटमेंट हो चुका है? टाटा मोटर की बात करते हैं, ईवी हाँ, की जो उनके बेनिफिट्स है 24 या 25 में आएंगे, मार्केट ने री रेटिंग कर दी है 21 और 22 में, तो ईवी आ रहा है जी, हमें पता है दिल्ली दूर नहीं है, मगर आर दी स्टॉक्स नाउ रीचिंग वेरी हाई वैल्यूएशंस वेयर रिटर्न्स विल बी कॉम्प्रोमाइज्ड? अभी देखिए ईवी में क्या, दिस इज द बिगेस्ट वैल्यू माइग्रेशन फ्रॉम आईसी टू ईवी, और ये अब जैसे कल क्राइसलर ने अनाउंस किया कि 2028 के बाद वो 100% कार ईवी बनाएंगे, तो अब तो ये मतलब ने अब ये नो मोर इट इज अ लैब। अभी टेस्ला ने लास्ट ईयर में ऑलमोस्ट 1 मिलियन 9 लाख से ऊपर की कार बना दी है, अगले साल हो सकता है 1.4 1.5 मिलियन कार्स बनाए। तो ये जो है अब ये ईवी का जो ये है कंसेप्ट जो है, ये आएगा नहीं आएगा ऐसे वाली बात नहीं रहेगी, अब कब आएगा और कितना जल्दी आएगा, ये एक बात रह गई। तो उसके उसके चलते जो है ना, एक होप है कि ये कंपनीज जो जिनके प्रोडक्ट्स पहले आएंगे उनको मार्केट शेयर मिलेगा, और जो पुरानी कंपनीज हैं उनको तकलीफ होने वाली। देखिए जैसे कंटिन्यूसली टेस्ला जो है मार्केट शेयर गेन करते आ रहे हैं, और मार्केट शेयर तो ठीक है, मतलब एक्चुअल फिजिकली गवर्नमेंट नहीं कर रहा हो, लेकिन सारी दुनिया की ऑटो कंपनी एक तरफ और टेस्ला का वैल्यूएशन एक तरफ, तो बाजार ने उसको पहले ही सिर पर चढ़ा के रख लिया कि भाई यू आर गोइंग टू बी द बिगेस्ट विनर ऑफ ऑल द टाइम, कि आपको आज के दिन में आपको 1 ट्रिलियन के ऊपर का वैल्यूएशन है, जब आपको 40-50 बिलियन डॉलर का टर्नओवर है। तो ये जो किस्सा अमेरिका में हुआ है, उसके चलते इंडिया में भी ये पॉसिबिलिटी है, इसके ये होने के एक्सपेक्टेशन से टेल्को में जो ईवी का जो वेंचर उन्होंने अनाउंस किया है, उसके लिए इस टाइप का एक्साइटमेंट है, बट इट्स ऑल होप। रामदेव जी, एक बात करते हैं, एक और थीम है जो काफ़ी पॉपुलर थीम है, ESG। एंड व्यूअर को अगर मैं बताऊं, ई का मतलब होता है एनवायरनमेंट, जो कंपनीज एनवायरमेंटल फ्रेंडली हैं, एस का मतलब होता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड जी का मतलब होता है गवर्नेंस। तो रामदेव जी, मैं आपसे सवाल ये पूछना चाहता हूँ, एक साल है ITC का शेयर, वह लोग बोलते हैं जी टबैको बिजनेस में है और वह इन्वायरमेंटल, वो एक हेल्थ हजार्ड है, तो जाहिर है ITC का पी मल्टीपल नीचे है। मगर मैं यूनाइटेड स्पिरिट्स और लिकर स्टॉक्स देखता हूँ, रेडिको खेतान के, वह ऊपर जा रहे हैं।
तो लिकर की कंपनीज ऊपर जाती है, टबैको की कंपनीज नीचे जाती हैं। अगर आप देखते हैं एनटीपीसी का शेयर ऊपर जाता है, वहां पर भी ईएसजी कंसर्न्स है। तो मार्केट में क्या हो रहा है ईएसजी को लेकर के? भी ईएसजी सर्टिफाई करने वाले लोगों से पूछिए आप। देखिए जैसे टोबैको है, आई नेवर बॉट इन लाइफ टोबैको शेयर्स, मतलब एक मैंने सोचा था भाई टोबैको शेयर नहीं खरीदे। तो वो ईएसजी, अब वो नया कंसेप्ट जो आया ईएसजी के अंदर में, इट इज द फर्स्ट आइटम कि भाई टोबैको शेयर्स आर कंसिडर्ड हेल्थ हैजार्ड। तो अब ये जो है मतलब अच्छा इन्वेस्टिंग में जो है ना, आपका एनवायरनमेंट, आपका गवर्नेंस अच्छा होना चाहिए, आपका एनवायरनमेंट अच्छा होना चाहिए। अब ये बहुत ज्यादा डिफाइंड हो गया है। तो अभी इसमें कैसे मतलब बाहर निकले, बिकॉज जैसे आईटीसी टाइप की कंपनी है, ये तो मोनोपोली है, पैसे तो बहुत कमाएंगे, मतलब कितना पीटेंगे आप, 17-18 पी मल्टीपल तो कर दिया आपने। तो कहीं न कहीं जाके ये भी अपने आप में इट हैज ऑलरेडी बिकम वैल्यू, मे बी 2-3 पी मल्टीपल और गिरेगा तो डीप वैल्यू हो जाएगा। तो इसमें मेरे ख्याल से वेल रन मोनोपोलिस्टिक नॉन ईएसजी कंपनीज would also turn out to be a good investment at a price.